Yes, sir. Good evening, sir. Yes, good Good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening, Good sir. Good evening. Good afternoon, sir. तो स्टार्ट किया जाए पिछले अखिलेश। जी सर हो आपका पिछले लास्ट टॉपिक क्लास जो में था जी अनुच्छेद 24 शायद चल रहा था। जी जी हाँ, 23 24 फंडामेंटल राइट जी। आर्टिकल 24 पर ही पिछला क्लास जो है वो ओवर हुआ था। आर्टिकल हाँ 24 में मैंने बताया था कि जो आर्टिकल 23 और 24 दोनों हैं ये दोनों जो है जी। संयुक्त रूप से दोनों को शोषण के विरुद्ध अधिकार के नाम से जाना तो जाता है। 23 में हाँ मैंने आपको बता दिया था कि किसी भी व्यक्ति से कोई जबरदस्ती कोई श्रम नहीं कराया जाएगा, मनुष्यों का दुर्व्यापार नहीं होगा, गलत तरीके से खरीद बिक्री या इस तरीके का कोई भी व्यापार नहीं किया जाएगा और अ, जो है किसी व्यक्ति से बेगार नहीं कराया जाएगा। ये तीन चीजें मैंने उसमें आर्टिकल 23 में बता दिया था। 24 भी जो है स्पेशली बालकों से संबंधित है, कम उम्र के बालकों से संबंधित है और उसमें उम्र का उल्लेख भी है 14 वर्ष से कम आयु के बालकों। तो इसमें लिखा है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को किसी भी शिक्षा 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को किसी भी खान में या कारखाने में या किसी भी संकटपूर्ण किसी भी कार्य में नहीं लगाया जाएगा। तो कारखाना और खान के का तो स्पष्ट रूप से यहाँ उल्लेख कर दिया गया है और उसके बाद संकटपूर्ण किसी भी कार्य में नहीं लगाया जाएगा। इसको देखे ये एक व्यापक शब्द हो जाता है। संकटपूर्ण कार्य कोई भी हो सकता है जिससे उसकी उसकी शारीरिक या उसके प्राण को कोई भी खतरा हो। ठीक है। तो जैसे संकटपूर्ण कार्य में अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को, मैंने पिछली बार उदाहरण दिया था, पता नहीं तब तक क्लास ओवर हो गया था या नहीं। तो उसमें क्या हुआ था कि अगर मान लीजिए किसी बालक को मकान बनाने के ही काम में लगाया जाता है। 14 वर्ष से कम आयु के बालक हैं और कोई बिल्डिंग बन रही है, कोई मकान बन रहा है और बहुत ऊंचा तीसरी चौथी मंजिल या पांचवी मंजिल पे जो है उसको किनारे ही किसी काम में लगा दिया जाता है। जो भी कार्य मकान बनाने से संबंधित है सब लोग जानते ही हैं। तो किसी कार्य में अगर लगा दिया जाता है और वहाँ जैसे छोटे बालकों का ये स्वभाव होता है कि थोड़ा वो चंचल होते हैं, अपने शरीर के प्रति अपने हितों के प्रति जो है उतने जागरूक नहीं रहते हैं। तो कई बार उनका ध्यान इधर उधर भटक सकता है और ऐसी स्थिति में मान लीजिए बालक गिर जाता है तो उसको या तो शारीरिक हानि होगी या उसको जीवन से ही जो है हाथ धोना पड़ेगा उसको। तो इसलिए जो है ये कम उम्र के बालकों को उनकी उम्र को देखते हुए और उस उम्र के स्वभाव को देखते हुए ये व्यवस्था की गई है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को किसी संकटपूर्ण कार्य में नहीं लगाया जाए। और दो चीजें तो बताई गई, खान में तो नहीं है लगाया जाएगा, चाहे वो संकटपूर्ण हो चाहे ना हो। ऐसा कुछ आप वो ले ही नहीं सकते, उस पे जो है बचाव ले ही नहीं सकते। कारखाने में नहीं लगाया जाएगा, वहां पर आप ये नहीं कर सकते कि नहीं साहब ये कारखाना है वो जो है संकटपूर्ण कार्य नहीं है। वहां स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि किसी कारखाने में नहीं लगाया जाएगा, किसी खान में नहीं लगाया जाएगा। उसके अलावा संकटपूर्ण कार्य, उसकी व्याख्या मैंने करी दी। यहाँ पर थोड़ा सा बाल श्रम अधिनियम इस अनुच्छेद के अनुसरण में संसद ने पारित किया है, लेकिन बाल श्रम अधिनियम थोड़ा सा टेक्निकली इससे डिफरेंट हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी बालक को चाय की दुकान पे या इसी तरीके का कोई रेस्टोरेंट है, जलपान गृह टाइप में है, वहां पर अगर उसको लगाया जाता है और वो उसका काम सिर्फ ये इतना ही है, हेलो, उसका कार्य केवल इतना ही है कि वो जो है तो मेज उगारे ये सब पोछते हैं बच्चे, साफ सफाई करना, इतने तक ही काम है। कहीं ऐसी जगह नहीं लगाया गया है जो खतरनाक है उसके जीवन के लिए या उसके शरीर के लिए, फिर भी वो बाल श्रम में आ जाएगा। क्योंकि बाल श्रम का उद्देश्य ये है कि जो बालक है, 14 वर्ष से कम आयु का बालक है, उसको उसका सबसे पहली बात उसका बचपन न छीनने पाए, बचपन न छीनने पाए। दूसरा,
उसको जो है शिक्षा का अवसर भी मिले। क्योंकि ज्यादातर हमारे यहाँ शिक्षा के अवसर से वंचित होने वाले बालकों की अगर आप देखेंगे तो उनके साथ क्या दिक्कत है कि अभिभावक जागरूक नहीं होने के कारण बच्चों को अन्य कार्यों में लगा देते हैं, और वो उनको ये लगता है कि पढ़ लिख के क्या करेगा और ये कार्य करेगा तो दो पैसा घर में आएगा या कुछ भी आमदनी होगी। तो इसलिए जो है इसका उद्देश्य बाल श्रम प्रतिबंधित करने का उद्देश्य कुछ व्यापक है। केवल यही नहीं है कि उसके शरीर को हानि होगी या उसके जान को खतरा होगा, केवल उतना ही नहीं है। बाल श्रम का उद्देश्य थोड़ा सा व्यापक है, ताकि बच्चों का बचपन न छीनने पाए, उसको शिक्षा का अवसर पर्याप्त मिले। ये सारी चीजें जो है बाल श्रम प्रतिबंधित करने का एक कारण है। ठीक है। और बाकी सब चीजें बालकों के साथ थोड़ा सा जो है वो ज्यादा मतलब दूसरों के लिए जो नियोजन करता होता है उसके लिए जो है ज्यादा सुविधाजनक रहता है उनका शोषण करना। ठीक है। तो ये चीज जो है बाल श्रम अधिनियम इससे जुड़ा हुआ तो है, लेकिन यहाँ मैंने ये बता दिया कि बाल श्रम ये अनुच्छेद 24 से कुछ ज्यादा व्यापक है। ठीक। इसके बाद जो अनुच्छेद 25 से 28 तक आता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये है अनुच्छेद 25 से 28 तक। अनुच्छेद 25 से 28 तक दिया गया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें एक एक अनुच्छेद हम लोग देख लें कि क्या क्या धार्मिक स्वतंत्रताएं जो है दी गई हैं। पहला है अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को, सभी व्यक्तियों को अपने धर्म को मानने, उसके अनुसार आचरण करने और उसका प्रचार करने का अधिकार होगा। ये तीन अधिकार किसी भी सबसे पहली बात, सभी व्यक्तियों को ये अधिकार प्राप्त है। इसमें भी मैंने आपको पहले जैसे नागरिक और व्यक्ति में अंतर बताया था, यहाँ भी उसका उल्लेख कर दूं कि यहाँ नागरिक और गैर नागरिक में विभेद नहीं किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो भारत का नागरिक हो या किसी अन्य देश का नागरिक हो, तो उसके साथ धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसको जो है अपना धर्म को मानने की जहां तक बात है, उसके अनुसार आचरण करने की जहां तक बात है, या उसका प्रचार करने के जहां तक बात है, उसके साथ कोई जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है। कोई भी व्यक्ति है, अगर किसी अन्य देश से आया है, यहाँ जो है वो अपने धर्म के अनुसार जो है उसको मान सकता है, उसके अनुसार आचरण कर सकता है। आचरण क्या हो जाएगा कि तमाम सारे आचरण होते हैं हर धर्म के। आप देखते हैं कि कोई पूजा करता है, कोई नमाज पढ़ता है, कोई गिरजाघर में जाता है, वो उसके अनुसार सबका अपना अपना आचरण होता है। आप हर धर्म का अपना अपना देखेंगे। ठीक है। उसका प्रचार करने का भी अधिकार इनको है, अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि धर्म का प्रचार करने में धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार शामिल नहीं है। आप सिर्फ प्रचार कीजिए, अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को कोई प्रलोभन देके या कोई भय दिखाकर या किसी भी अन्य तरीके से, इस तरीके से जो है अगर धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो ये गलत है। आप सिर्फ प्रचार कर सकते हैं। प्रचार मतलब अपने धर्म की खूबियों को बताना, अपने धर्म के का गुणगान करना, जो भी चीज है ये आपको अधिकार है। लेकिन उसके आड़ में, प्रचार करने के आड़ में आप किसी अन्य व्यक्ति से जबरदस्ती या प्रलोभन देकर, कोई लालच देकर उसे जो है धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रेरित नहीं कर सकते हैं और धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते हैं। ठीक है। तो ये
अधिकार इनको है। तो 3 चीजें मैंने ये इसमें बताई कि अपने धर्म को मानिए, उसके अनुसार आचरण कीजिए। हिंदू धर्म है, टीका लगाएंगे, मंदिर में जाएंगे, पूजा करेंगे, अन्य जो भी आचरण है, धार्मिक क्रियाकलाप, वो आप कर सकते हैं। इसी तरह अन्य धर्मों का है, मुस्लिम धर्म है, क्रिश्चियन है, सिख है, बौद्ध हैं, जो भी है। हालांकि बौद्ध जैन को भी जो है हिंदू धर्म में ही शामिल माना जाता है, लेकिन वो विषयांतर हो जाएगा, वो एक लंबा लीगल वो है, लेकिन हम लोगों के जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। तो उनका अपना अपना जो है आचरण है, धार्मिक आचरण है, लौकिक क्रियाकलाप है, उसको वो कर सकते हैं। इसमें प्रतिबंध की जहां तक बात है कि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के आधार पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ये 3 आधार तो यहीं पर बता दिए गए हैं। और इसी अनुच्छेद में और भी चीजें बताई गई हैं कि क्या क्या किया जा सकता है। तो लोक व्यवस्था, आपका जो धार्मिक आचरण होगा उसमें लोक व्यवस्था को आपको ध्यान में रखना होगा, और सरकार भी ध्यान में रखेगी। अगर किसी धार्मिक आचरण से लोक व्यवस्था या कानून व्यवस्था बिगड़ने की संभावना है तो सरकार उस पे जो है प्रतिबंध लगा सकती है। ठीक है, तमाम सारे आचरण होते हैं, आप जानते हैं। दूसरा कि सदाचार, कई बार कुछ धार्मिक क्रियाकलाप ऐसे होते हैं जो एक सभ्य समाज के अनुसार जो है उनको मान्यता नहीं दी जानी चाहिए, नहीं दी जाती है। ठीक है, इस तरीके के अब धीरे धीरे जैसे जैसे समाज विकसित हो रहा है, शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, तब उस तरीके के क्रियाकलाप रह नहीं गए हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें जो है परंपरा के आधार पे धर्म धर्म के आड़ लेकर उस तरीके के क्रियाकलाप या आचरण चलते थे जो सदाचार या नैतिकता के प्रतिकूल माने जाते थे। तो ऐसा कोई भी चीज जो सदाचार के या सभ्य समाज के में जिस तरीके का आचरण होना चाहिए उससे इतर उसको गलत माना जाए एक सभ्य समाज में, इस तरीके के आचरण अगर किए जाते हैं या वो धर्म उस तरीके के आचरण को अलाउ करता है तो उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है। तीसरा, स्वास्थ्य। कई बार आप देखते हैं कि तमाम सारी चीजें धर्म धर्म के नाम पर ही कुछ ऐसे कार्य किए जाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, आम मानव के लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कुछ ऐसी चीजें, कुछ अंधविश्वास टाइप में भी कुछ बहुत सारी चीजें की जाती हैं जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। इस आधार पर भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा लौकिक क्रियाकलापों को विनियमित भी कर सकती है सरकार। प्रशासन या सरकार जो है, जो भी धर्म के आधार पे जो लौकिक क्रियाकलाप हैं, विनियमन मतलब रेगुलेशन, उसको जैसे मान लीजिए कि कोई जुलूस ही आप निकाल रहे हैं, तो जुलूस निकालने में सरकार इस बात का ध्यान रख सकती है कि जुलूस का मार्ग क्या होगा। अगर कोई जुलूस किसी विशेष दिशा में जाने से कानून व्यवस्था बिगड़ने की संभावना है तो सरकार उसको विनियमित कर सकती है, उसको रूट बदल सकती है, रेगुलेट कर सकती है कि आप ये रूट पकड़ कर ही जाएंगे, इधर से आप नहीं जाएंगे। इस तरीके का होता है। कई बार कुछ अंधविश्वास वाला जो है कार्य होता है जिसपे कोई एक बड़ा आयोजन किया जाता है, वहां पर उससे कुछ नुकसान हो सकता है स्वास्थ्य को या सदाचार से संबंधित, इस तरीके की चीजें हैं तो उनको भी रेगुलेट कर सकती है या प्रशासन जो है उनको रेगुलेट कर सकता है। तो इन सब आधारों पे ये जो अनुच्छेद 25 में अधिकार दिया गया है, धर्म को मानने, उसके अनुसार आचरण करने और उसका प्रचार करने की जो स्वतंत्रता है, उन सब चीजों पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसके बाद अनुच्छेद 26 आता है। अगला अनुच्छेद है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 में जो दिया गया है, 4 चीजें बताई गई हैं। 4 चीजें इसमें बताई गई हैं। पहला कि धार्मिक कार्यों का प्रबंध करने का अधिकार है। दूसरा है पहले इसी पे बात कर ले, धार्मिक कार्यों का प्रबंध करने का अधिकार। तो इसमें जो भी धार्मिक कार्य हैं उसका प्रबंध, जाहिर सी बात है, सामान्य रूप से अगर एक उदाहरण ले लीजिए, कोई मंदिर है, मस्जिद है या गिरजाघर है, जो भी चीज है, धार्मिक स्थल है,
तो वहां पे जो भी क्रियाकलाप होंगे उसका प्रबंध करने का अधिकार वहां के उस धर्म के या वहां के पुजारी को होगा। ठीक है, वो कैसे कब मंदिर खुलेगा, कब वहां आरती होगी, कहाँ तक आप पूजा करने जा सकते हैं मूर्ति के पास, या अन्य धर्मों में भी जैसे भी होता हो इस तरीके से कहाँ तक आपकी पहुंच होगी, और कौन सा पर्व कब जो है वहां पे ये किया जाएगा, इन सब का प्रबंध करने का अधिकार उस धर्म से संबंधित व्यक्तियों को है, विशेष रूप से जो भी पुजारी हैं या जो भी लोग हैं, तो उन लोगों को ये अधिकार होता है। इसमें भी सरकार बस जहां तक कानून व्यवस्था बिगड़ने, जैसे मान लीजिए कोई आयोजन ही है, कोई मेला ही है, या उस मंदिर पर ही लगाया जाता है, तो वहां कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी प्रशासन की होती है। तो कुछ रूल रेगुलेशन या कुछ उसका रेगुलेशन जो है कर सकती है प्रशासन, जो है ये सब चीजें करती। तो धार्मिक कार्यों का प्रबंध करना। दूसरा कि धर्म के प्रयोजन के लिए संस्थाओं की स्थापना करना। तमाम सारी संस्थाएं अन्य भी स्थापित की जाती हैं धार्मिक प्रयोजन के लिए, तो उनको जो है वो अधिकार इनको प्राप्त है। तीसरा है चल अचल संपत्ति का अर्जन और उसका स्वामित्व, यानी धार्मिक कार्यों के लिए कोई भी चल संपत्ति या अचल संपत्ति खरीद सकती है, वो मतलब जो भी धर्म से संबंधित है, जो भी संस्था है वो खरीद सकती है, और उसका स्वामित्व भी उनके पास होगा। ठीक है, और चौथा है इसमें कि इस चल और अचल संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन, कानूनी रूप से जो भी चीजें हैं, जैसे चल संपत्ति किसी की भी है, तो जो कानून लागू होता है कि किसी भी मान लीजिए आपकी जमीन ही है, तो उसका उपयोग आप कैसे क्या करेंगे, तो जो कानून उन पे लागू होता है हर व्यक्ति पे, वही कानून यहाँ भी लागू होगा कि उसका कैसे जो है आप उसका प्रशासन करेंगे या उसका उपयोग करेंगे। ठीक है, विधि अनुसार उपभोग करने का अधिकार है। तो ये 4 अधिकार इसमें दिए गए हैं अनुच्छेद 26 में। अनुच्छेद 27 है, अनुच्छेद 27 ये कहता है कि कोई किसी भी व्यक्ति को कोई ऐसा कर देने के लिए, कोई ऐसा टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिससे एकत्रित धन, उस टैक्स से एकत्रित धन किसी विशेष धर्म की उन्नति में लगाया जाए। ठीक है, यानी जितना भी आप टैक्स देते हैं, आप जो भी टैक्स देते हैं, ये सार्वजनिक रूप से इसका व्यय किया जाता है। सड़क बनाई गई, पुल बनाया गया, या जो भी चीज किया जाता है उसमें कहीं कोई धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं, अस्पताल बनाया गया, जो भी सरकारी रूप से चीजें बनाई जाती हैं, उन सब चीजों में इसका उपयोग होता है। लेकिन पता चले टैक्स लिए और टैक्स से जो एकत्र हुआ धन, उसको जो है किसी विशेष धर्म के उत्थान में उसको खर्च किए करें, तो ये असंवैधानिक हो जाएगा, अनुच्छेद 27 का उल्लंघन माना जाएगा। ठीक है, या कोई नया टैक्स, मान लीजिए आप ये कह के टैक्स लगाएं कि ये टैक्स एक आपसे लिया जा रहा है, और इस टैक्स को जो है, इस टैक्स से जो भी धन एकत्र होगा वो धन जो है फलाने धर्म के उत्थान में लगाया जाएगा। तो इस तरीके का कार्य नहीं किया जा सकता। इस पे प्रतिबंध लगाया गया है किस अनुच्छेद द्वारा? अनुच्छेद 27 द्वारा। इसके बाद है अनुच्छेद 28 आर्टिकल 28 में कहा गया है कि राजनिधि से पूर्णतः या अंशतः पोषित, यानी राज्य के धन से, राज्य की निधि से या तो पूरी तरह से या आंशिक रूप से अगर कोई शिक्षा संस्था चलाई जाती है, यानी या तो पूर्णतः एकदम राज्य के स्वामित्व में टोटल खर्च राज्य उठाता है, सरकार द्वारा उठाया जाता है, या वो एडेड स्कूल है कि मतलब जो है कुछ अंशदान मैनेजमेंट में है, कुछ अंशदान सरकार करती है, बाकी उनका मैनेजमेंट देखता है। तो अगर राजनिधि से पूर्णतः पोषित हो या अंशतः पोषित हो, अगर ऐसी कोई शिक्षा संस्था है तो उसमें कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। कोई भी धार्मिक शिक्षा देने पे प्रतिबंध लगाया गया है कि, लेकिन यहाँ पर भी ये ध्यान दीजिएगा कि नैतिक शिक्षा के रूप में कुछ चीजें, महापुरुष के रूप में या कथा कहानियों के रूप में, जिससे विद्यार्थियों का नैतिक स्तर जो है उच्च हो,
तो उसमें अगर उस रूप में कोई चीज किसी पुस्तक में उसका वर्णन है, किसी मान लीजिए जिसको हम भगवान या देवता या जो भी ऊपर वाला जो भी मानते हैं, उसके किसी आचरण को अगर लगता है कि इस आचरण को लोगों बच्चों को बताना, विद्यार्थियों को बताने से उनका नैतिक स्तर उठेगा, तो उसको एक कहानी के रूप में पुस्तकों में रखा जा सकता है, उसे बताया जा सकता है। लेकिन धार्मिक शिक्षा का मतलब ये हुआ कि उस धर्म से संबंधित जो भी ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों को कंठस्थ कराना, ये सबके लिए कंपलसरी करना, ये सब चीजें जो है प्रतिबंधित हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखा जाएगा, कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। दूसरी चीज इसी अनुच्छेद में बताई गई है, वो क्या है कि अगर मान लीजिए कोई आयोजन होता है, धार्मिक आयोजन होता है, कई बार इस तरीके की चीजें जो है विद्यालयों में आयोजित होती हैं, कोई धार्मिक आयोजन होता है, तो उस धार्मिक आयोजन में किसी भी विद्यार्थी को भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अगर उसको उसमें लेने के लिए कहा भी जाता है, तो उससे उसके अभिभावक से पहले अनुमति ली जाएगी कि मान लीजिए कोई धार्मिक ऐसा कार्य है जिसका आयोजन हो रहा है। सामान्य रूप से आप देख लीजिए कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो विद्यालयों में बच्चों को इंटरेस्ट की चीजें होती हैं, इस तरीके का आयोजन होता है, या जैसे सरस्वती पूजा कई विद्यालयों में आयोजित की जाती है, सरस्वती पूजन होता है। तो उसका उद्देश्य कोई धार्मिक शिक्षा देना नहीं होता है, एक होता है कि बच्चों में शिक्षा के प्रति वो हो। और कई बार जो है कृष्ण जन्माष्टमी में चूंकि बच्चों से संबंधित ज्यादातर ये होता है, तो उसमें भी बच्चों को इन्वॉल्व किया जाता है, उस तरीके का आयोजन, झांकी बनाना, या बच्चे उस कृष्ण भगवान कृष्ण के ड्रेस व्रेस पहन के आते हैं, उस तरीके का आयोजन किया जाता है। तो इस तरीके का अगर किया जाता है तो ये बच्चों के मनोरंजन के लिए भी होता है, एक धार्मिक चूंकि ये कार्यक्रम है, होता रहता है, तो ये भी जो है किया जाता है। लेकिन इसमें भी अगर कोई ऐसा विद्यार्थी है उस विद्यालय में पढ़ने वाला जिसका जो अन्य धर्म का है, जो इस चीज को नहीं मानता है, या उसके तो उसको जो है इस आयोजन में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अगर वो नहीं चाहता है तो नहीं बाध्य किया जाएगा, या उसके अभिभावक की अनुमति ले ली जाएगी कि भाई ऐसा आयोजन ये हो रहा है, कहिए तो आपके बच्चे को जो है इसमें इन्वॉल्व करें। अगर उसके अभिभावक अनुमति देते हैं तो उस बच्चे को उसमें इन्वॉल्व किया जा सकता है, अन्यथा ऐसे इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। तो ये अनुच्छेद 28 में ये चीज दी गई है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पहली चीज मैंने बताया कि सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। दूसरी चीज 25 से 28 तक में दिया गया है, और उसमें एक एक अनुच्छेद मैंने बता दिया, अनुच्छेद 25 में क्या है, 26 में क्या है, 27 में क्या है, 28 में क्या है। इसके बाद दो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 29 व 30, जिन्हें सामान्य रूप से अल्पसंख्यकों का अधिकार कहा जाता है। लेकिन जो संविधान में उल्लेख है उसका, वो है संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 व 30, संस्कृत व शिक्षा संबंधी अधिकार। तो इसमें अनुच्छेद 29 में क्या दिया गया है, सामान्य रूप से इसको जो है अल्पसंख्यकों का अधिकार भी कहा जाता है, कई बार आप देखेंगे बुक में ऐसे ही लिखा रहता है। लेकिन जो मूल संविधान है उसमें यही लिखा है, संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार, या इसी को अल्पसंख्यकों का अधिकार कहा जाता है।
यहाँ पर ये चीज ध्यान रखिएगा, अल्पसंख्यकों का यहाँ शाब्दिक अर्थ लीजिएगा। सामान्य रूप से अल्पसंख्यक शब्द जब भी आता है तो उसमें हम धार्मिक अल्पसंख्यक की ही बात करते हैं। हमें ये लगता है कि जब भी अल्पसंख्यक शब्द ऐसा समाज में प्रचलित हो गया है कि जब भी अल्पसंख्यक शब्द आता है तो हमें ये लगता है कि धर्म के आधार पे जो जिनकी संख्या कम है वही अल्पसंख्यक है। लेकिन यहाँ पर इन दोनों अनुच्छेदों में, अभी मैं चर्चा कर ही रहा हूँ, इन दोनों अनुच्छेदों में देखिएगा कि केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों की बात नहीं की गई है। ठीक है, देखिए कैसे। अनुच्छेद 29 कहता है कि यदि नागरिकों का कोई ऐसा वर्ग है जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, नागरिकों का कोई ऐसा वर्ग जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, तो उस वर्ग को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। तो इसमें आप देख लीजिए कि क्या बताया है, भाषा, लिपि या संस्कृति, कल्चर, लैंग्वेज, ये लिपि क्या कहते, चलिए भाषा, लिपि या संस्कृति भी बता दे रहे हैं। तो भाषा में आप देखिए कि मान लीजिए हम अगर यूपी के निवासी हैं तो, और दक्षिण भारत से, तमिलनाडु से कुछ लोग आके यहाँ बसे हुए हैं, उनकी अपनी विशेष भाषा है। ठीक है, और एक लिपि भी है, उसकी भाषा है, उसकी लिपि भी अलग है। जैसे हम जो लिखते हैं, जो भी चीजें यहाँ लिख रहे हैं देवनागरी लिपि में लिख रहे हैं, उनकी अपनी लिपि है, जिस भी तरीके से लिखते हैं। आप पंजाब में चले जाइए, पंजाब में गुरमुखी लिपि है, वो उस लिपि में लिखते हैं। बंगाल की भी लिपि जो है हमसे अलग है। अब आप देखिए गुजरात की भी लिपि हमसे बहुत कुछ मिलती जुलती है, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट है। तो अगर ऐसे तमाम सारे राज्य हैं और तमाम सारे हमारे यहाँ जो है राज्यों में तमाम सारी भाषाएं हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, तो उनमें और उनकी लिपियां भी हैं। तो अगर उनकी कोई विशेष भाषा है तो उस भाषा को बनाए रखने का अधिकार होगा। इसके लिए वो कोई उपाय कर सकते हैं, या तो शिक्षा संस्था स्थापित करें या अन्य कोई उपाय करें। अभी अन्य कोई उपाय पे हम थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं। या भाषा है या लिपि है, जैसे पंजाब का मैंने उदाहरण दिया कि उनकी गुरमुखी लिपि है, वो थोड़ा सा दूसरे तरीके से उसी चीज को लिखते हैं। या उनका कोई कल्चर है, कल्चर आप समझते ही हैं कि साउथ इंडियन है तो उनका कुछ कल्चर हमसे अलग है। सिंपल सा एक चीजें ले लीजिए, हमारे यहाँ कोई जो उनका पहनावा है, जैसे लुंगी टाइप में वो पहन लेते हैं, कि कहीं भी कहीं फंक्शन में भी पहन के वो जाते हैं, साफ सुथरा बढ़िया जो है वो पहन के जाते हैं, तो वहां पे कहीं वो एक सम्मानित व्यक्ति माने जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ इस तरीके का कल्चर नहीं है। हमारे यहाँ पैंट शर्ट या पजामा कुर्ता, धोती कुर्ता जो भी पहन के जाएं, हम दूसरे तरीके का पहनावा है। तो ये एक तरीके का पहनावा भी एक तरीके का कल्चर हो जाता है। तमाम सारे तरीके होते हैं उनके, खान पान, रहन सहन, वो सब जो है वो वहाँ के कल्चर के हिसाब से होता है। तो वो संस्कृति है, उस संस्कृति को बनाए रखने के लिए वो कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो भाषा को भी बचाए रखने के लिए, लिपि को भी बचाए रखने के लिए, संस्कृत को भी बचाए। आप कभी नोट कीजिएगा, बहुत लोग जो पंजाब से दूसरे राज्यों में रहते हैं, तो वो लोग हम आपसे जब भी बात करेंगे तो हिंदी में बात करते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं, लेकिन आपस में अक्सर वो जो है वो पंजाबी भाषा में बात करते हैं। वो उनका एक तरीका है कि अपने भाषा को बचाए रखा जाए। क्योंकि मान लीजिए कहीं ऐसी जगह जाके वो बस ही गए हैं कि अब उनको वहीं रहना है, तो उनको एक ये कि हमारी भाषा जो है समाप्त न हो जाए। ठीक है, तो वो उस आपस में पंजाबी भाषा में बात करते हैं। लिपि को भी वो जैसे भी अपने बच्चों को सिखाते हो, चाहे गुरुद्वारे में भेज के, चाहे जिस भी तरीके से, उस लिपि को भी सिखाते हैं। और जो कल्चर उनका है कि रहन सहन, पहनावा और जो भी चीजें हैं, उस कल्चर को बचाए रखने के लिए भी जो भी उपाय हो करते हैं। कई बार शिक्षा संस्थाएं भी स्थापित करते हैं। अगर संख्या अधिक है तो छोटी मोटी शिक्षा, मतलब अगर संख्या है, बहुत कम संख्या है, तो अलग से शिक्षा संस्था स्थापित करना संभव नहीं होता है। तो इसलिए जो है किसी धार्मिक संस्था में ही या वहीं पर जो है भेज के उनको भाषा और लिपि का संरक्षण वो लोग
करते हैं और कल्चर का संरक्षण करते हैं। ये अनुच्छेद 29 में दी गई। तो कोई ऐसा वर्ग, यहाँ पर धर्म की बात नहीं है, अगर धर्म के आधार पर भी है कि अगर कोई धर्म ही है, अल्पसंख्यक है, उसकी अपनी विशेष भाषा या लिपि या संस्कृति है, तो उसे भी बचाए रखने का अधिकार है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है, अगर हिंदू ही है, तमिलनाडु का है, ठीक है, वो तमिल भाषा बोलता है, तो यहाँ आकर वो जो है अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को बचाए रखने के लिए कुछ भी कर सकता है। कोई मान लीजिए कश्मीर का ही उदाहरण ले लीजिए, मुस्लिम है, अगर यहाँ आ जाता है तो वो अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को बचाए रखने के लिए जो भी वहाँ का कल्चर है, जो भी वहाँ की संस्कृति है, जो भी उसकी भाषा है, लिपि है, उसको बचाए रखने के लिए कोई उपाय वो कर सकता है, जो भी लीगल उपाय हो। इसके बाद अनुच्छेद 30 आता है, 30। इसमें कहा गया है धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक वर्गों को, यहाँ स्पष्ट रूप से दो चीजें बताई गई हैं। धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक हो, बहुसंख्यक यहाँ हिंदू है, धर्म या भाषा के आधार पे जो है अल्पसंख्यक हो, ठीक है। तो धर्म या भाषा के आधार पर आधारित अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाएं स्थापित करने और उनका प्रबंधन करने का अधिकार होगा। तो धर्म के आधार पे अगर कोई अल्पसंख्यक वर्ग है, क्रिश्चियंस है, ठीक है, अगर संख्या पर्याप्त है तो वो जो है अपनी पसंद की कोई शिक्षा संस्था स्थापित कर सकते हैं। अब यहाँ शिक्षा संस्था में ध्यान दीजिएगा कि कोई विशेषण नहीं लगा है। शिक्षा संस्था में कोई जरूरी नहीं है कि वो प्राइमरी शिक्षा के लिए स्थापित करें या डिग्री कॉलेज स्थापित करें या इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित करें, मेडिकल कॉलेज, वो अपनी पसंद की, यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि अपनी पसंद की शिक्षा संस्था स्थापित कर सकते हैं धर्म पे आधारित। यहीं पर दूसरी भी चीज लिखी है, धर्म या भाषा पे आधारित। वही चीज मैंने जो उल्लेख किया अभी कि भाषा के आधार पर भी अगर कोई अल्पसंख्यक वर्ग है, जिसका उल्लेख अभी मैंने किया कि तमिलनाडु से आते हैं या आंध्रा से आते हैं, तेलुगु बोलने वाले लोग, तो यहाँ पर अगर एक उनका वर्ग है तो भाषा, धर्म के आधार पे तो वो अल्पसंख्यक नहीं है। मान लीजिए वो भी हिंदू हैं, यहाँ भी बहुसंख्यक हिंदू, तो धर्म के आधार पे तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में वो अल्पसंख्यक नहीं है, लेकिन भाषा के आधार पे अल्पसंख्यक हो गए। तो भाषा के आधार पे अगर अल्पसंख्यक हैं, वो चाहें तो अपनी पसंद की कोई भी शिक्षा संस्था स्थापित कर सकते हैं और उसका प्रबंधन भी कर सकते हैं, ठीक है, ये अधिकार है। लेकिन यहाँ ये ध्यान दीजिएगा कि जो शिक्षा संस्था स्थापित वो करेंगे, उसी शिक्षा संस्था को का प्रबंधन करने का अधिकार उनको होगा। अगर कोई शिक्षा संस्था मान लीजिए तेलुगु भाषा के ही उत्थान के लिए उत्तर प्रदेश में स्थापित की जाती है, लेकिन वो सरकार द्वारा स्थापित की जाती है, तो वो दावा नहीं कर सकते कि हम इसका प्रबंधन, इसका हमारे हाथ में होगा। सरकार द्वारा स्थापित है, वो अगर स्थापित करते हैं, उनका जो भी वर्ग है, एक समुदाय बनाकर और समाज बनाकर वो एक स्थापित करते हैं, तो उसका प्रबंध करने का अधिकार उनको होगा। तो ये इस कारण से इसको जो है अल्पसंख्यकों का अधिकार कहा गया है कि ये, ठीक है। तो अनुच्छेद 29 व 30। इसके बाद 31 मैंने आपको बताया था कि इसमें भी जैसे अनुच्छेद 19 एक च में 19(1)(f) में जो दिया गया था संपत्ति का अधिकार, उसको भी मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया, और यहाँ पर भी अनुच्छेद 31 में भी जो है दिया गया था, ठीक है, संपत्ति का मूल अधिकार, इसको भी मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया है। तो अनुच्छेद 31 का कोई मायने नहीं है, यहाँ पर है नहीं है। इसके बाद जो है अनुच्छेद 32, सबसे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद। अनुच्छेद 32 ये कहता है कि इस भाग में यानी भाग 3 में जितने भी अधिकार बताए गए हैं, उन अधिकारों को लागू कराने के लिए कोई भी व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में वाद दाखिल कर सकता है, केस फाइल कर सकता है, ठीक है, सीधे उच्चतम न्यायालय। सामान्य रूप से क्या होता है, कोई भी घटना होती है यानी कोई केस फाइल करना होता है, तो वहीं जहां पर वो घटना हुई है
वो जिस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है, स्थानीय न्यायालय, आप पहले वहां जाएंगे, फिर अपील में हाई कोर्ट जाएंगे, उच्च न्यायालय, उस राज्य के उच्च न्यायालय में जाएंगे, और फिर जो है वहां से अपील में फिर उच्चतम न्यायालय में जाएंगे। लेकिन अगर आपके मूल अधिकार का हनन होता है तो आपको ये अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 32 द्वारा कि आप जो है सीधे उच्चतम न्यायालय में उस मूल अधिकार के हनन के खिलाफ जो है केस फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 32 में अधिकार दिया गया है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, यहाँ ध्यान दीजिएगा, शुरू में मैं जब पढ़ा रहा था, मैं जब प्रस्तावना बता रहा था, तो प्रस्तावना में को भी संभवतः गोलकनाथ वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने उस समय जज उस मामले में संभवतः हिदायतुल्लाह थे या कोई थे, उन्होंने जो है ये प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की आत्मा उसको भी कहा है। यहाँ पर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। तो अगर आपसे पूछ देता है कि निम्न में से किस अनुच्छेद को या निम्न में से किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, तो आप तो ये मैंने बता रहा था मैं कि अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। और अनुच्छेद 32 है क्या कि अगर भाग 3 में दिए गए किसी भी अधिकार का उल्लंघन होता है तो उससे पीड़ित व्यक्ति, उस उल्लंघन से पीड़ित व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में केस फाइल कर सकता है। उसे जो है लोअर कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, ये अपील के माध्यम से जाने वाली प्रक्रिया नहीं अपनानी पड़ेगी। ठीक है, तो इसी चीज को मैं बता रहा था कि बस उससे इतना ही बताना है कि मेरे इस अधिकार का उल्लंघन हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में इतना ही बताना है कि मेरे इस अधिकार का उल्लंघन हुआ है और यह अधिकार संविधान के भाग 3 में यहाँ पर इस अनुच्छेद में है। अगर इतना वो वहां स्पष्ट कर देता है, संतुष्ट कर देता है न्यायालय को, तो न्यायालय को उसे स्वीकार करना ही पड़े। ठीक, अखिलेश इसके सर, बाद तो यहाँ ये पर तो अखिलेश सर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बताया कि जी सेक्शन 32 में कोई भी पर्सन सीधे जी सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। मतलब फंडामेंटल जी राइट का अगर उसका ब्रीच होता है तो वो जी सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, अपील कर सकता है। जी जी सर, तो जी सर। ये अंबेडकर साहब ने कहीं पे लिखा है, मतलब संविधान में कहीं लिखा हुआ है ना कि ये संविधान की आत्मा, उन्होंने लिखा है कहीं ना? नहीं, संविधान में नहीं लिखा है, लेकिन ये उसकी व्याख्या उस पूरे संविधान पे उन्होंने अलग अलग जगह पे उस अपना जो है विचार को प्रकट किया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से ये अच्छा बुक्स में भी है कि उन्होंने इसे जो है अच्छा। संविधान की आत्मा कहा है। उन्होंने पूरा अम्बे सेंटेंस अगर हाँ हम आपको बताएं तो पूरा सेंटेंस ये है कि उन्होंने लिखा है कि अगर मुझसे कोई पूछे कि पूरे संविधान में कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसे निकाल देने पर इस संविधान का महत्व ही खत्म हो जाएगा, तो मैं इसी अनुच्छेद का नाम लूंगा। ये पूरा उनका सेंटेंस है। और उसके बाद इन्होंने ओके लिखा है कि अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा है, ये लिखा है। ओके तो सामान्य ओके। रूप से जो हाँ क्वेश्चन आज तक पूछा है, बस क्वेश्चन इतने ही उनके वाक्य को लेकर पूछा है कि डॉक्टर अंबेडकर ने निम्न में से किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है, और 4 अनुच्छेद ऑप्शन में दे देता है। जी, ये चीज है। तो तो इसमें ये सेक्शन। हाँ हाँ, इसमें एक चीज यहाँ पर और बता दें कि ठीक यही अधिकार अनुच्छेद 226 में, अनुच्छेद 226 में यही अधिकार उच्च उच्च न्यायालयों को भी दिया गया है। उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट, जो प्रत्येक राज्य में है, उच्च न्यायालयों को आर्टिकल 226, 226, हाँ 226, इसमें जो है हाई कोर्ट्स को भी जो है, हाँ हाई कोर्ट्स को भी ये अधिकार दिया गया है कि वो मूल अधिकारों के हनन के किसी भी मामले को अगर कोई व्यक्ति उनके पास लाता है तो वो सीधे एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसमें उनको ये
जरूरत नहीं है कि वो उनसे ये कहें कि पहले आप स्थानीय न्यायालय में जाइए, फिर निर्णय आने के बाद अपील में हमारे पास आइएगा। ऐसा वो नहीं कर सकते हैं। सेम प्रोसेस ओके। जैसे वहां पर है अनुच्छेद 32 में, कि आप जो है सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। सिर्फ आपको इतना ही बताना है कि मेरे इस अधिकार का हनन हुआ है और यह अधिकार भाग 3 में दिया गया है। यहाँ पर भी आपको बस इतना ही बताना है। इसके अगर इतना साबित कर दिया जाता है, इतना जो है संतुष्ट कर दिया जाता है उच्च न्यायालय को, तो उच्च न्यायालय उस पिटीशन को, वो याचिका को एक्सेप्ट करने के लिए बाध्य है। ठीक है, तो ये दोनों ओके। अनुच्छेद याद हाँ। रखिएगा, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। ठीक है, अब अनुच्छेद 32 पर ही अभी फिलहाल हम लोग आते हैं। फिर इसकी चर्चा जब 226 उच्च न्यायालय पढ़ेंगे तो वहां पर एक बार और चर्चा हो जाएगी। अनुच्छेद 32 में इसमें इस पर भी क्वेश्चन पूछता है, वो ये कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। 5 प्रकार की रिट, और इसमें रिट हिंदी में जो दिया गया है उसको जो है लैटिन भाषा में उसका नाम है, और कई बार जो है लैटिन भाषा में ही ऑप्शन आपको दे देता है, इसलिए दोनों चीजें ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ पे जो बता रहा हूँ कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मूल अधिकारों को, किसी व्यक्ति के अगर मूल अधिकार का हनन होता है तो उस मूल अधिकार को लागू कराने के लिए न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। रिट, रिट मतलब यहाँ पर एक तरीके का न्यायालय का आदेश होता है। एक रिट होता है कि जैसे कहा जाता है रिट फाइल करना, यहाँ पर रिट का मतलब ये एक न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश एक तरीके से होता है। और ये आदेश जो 5 प्रकार के हैं इनको आप याद रखिए। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसे लैटिन भाषा में इसका नाम है हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस, ठीक है। यहां मैं लैटिन भाषा वाला इसलिए बता रहा हूं कि कई बार ऑप्शन में आपको देवनागरी लिपि में ही हो सकता है लिख दे। जैसे मान लीजिए कि अभी आगे बता रहा हूं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट कब जारी की जाती है, उसी चीज को लिख के कहा जाता है कि निम्न में से कौन सी रिट न्यायालय द्वारा जो है बंदी बनाए गए व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए जारी की जाती है। और ऑप्शन आपको क्या देता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण न लिख के देवनागरी लिपि में ही ऐसे लिख देता है, हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस ऐसे लिख देता है देवनागरी लिपि में। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि अगर आप ये नहीं जानेंगे, चूंकि ये इंग्लिश तो इसका है नहीं, बंदी प्रत्यक्षीकरण का अगर इंग्लिश में कुछ जो भी उसका होता हो अनुवाद, तो इंग्लिश में अगर वो लिखता तो इंग्लिश सामान्य रूप से आदमी जानता है तो उसका अर्थ लगा लेता है कि अच्छा हाँ, इसका मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण ही होगा। ठीक है, जैसे आप जब पढ़ेंगे कि कैबिनेट मिशन 1946 में जो आया था भारत में, तो कैबिनेट मिशन को सामान्य रूप से हम जब भी पढ़ते हैं तो कैबिनेट मिशन और जीएस में कैबिनेट मिशन के रूप में ही पढ़ते हैं। एक बार ऑप्शन में कैबिनेट मिशन न लिख के उसने लिखा था कि मंत्रिमंडल मिशन, मंत्रिमंडल मिशन के रूप में। तो यहाँ पर जो भी मान लीजिए मंत्रिमंडल का जो इंग्लिश वर्जन होता है वो कैबिनेट ही होता है। तो मंत्रिमंडल का अगर थोड़ा भी आप वहां पे शांत दिमाग से थोड़ा भी जो सोचेंगे तो अच्छा अच्छा मंत्रिमंडल और ये तो कैबिनेट मिशन पूछ रहा है। लेकिन अब हैबियस कार्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण, चूंकि ये लैटिन भाषा है, लैटिन भाषा हम जानते नहीं, तो इसलिए जो है इसको याद रखिएगा कि अगर हैबियस कार्पस देता है तो इसका मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसीलिए ये इसका लैटिन वर्जन भी हम लिखवा रहे हैं। दूसरा है परमादेश। परमादेश, परम आदेश से ये बना है परमादेश। इसका जो लैटिन वर्जन है वो है मैंडेमस।
मैंडेमस। ठीक है, तीसरा है प्रतिषेध। इसको प्रोहिबिशन कहा जाता है, इंग्लिश में भी आप देखेंगे प्रोहिबिशन। चौथा है उत्प्रेषण। ये जो है इसका इंग्लिश वो लैटिन वर्जन है सर्टियोरेरी, CERTIORARY, सर्टियोरेरी। और पांचवा है अधिकार प्रेक्षा। इसको कहा जाता है को वारंटो, QUO वारंटो। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैवियस कार्पस, परमादेश, मैंडेमस, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण, सर्टियोरेरी और अधिकार परीक्षा को वारंटो। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले भी बता दिया, एक बार और स्पष्ट कर दें कि इसका जो लैटिन वर्जन है उसको भी याद रखिएगा आप, क्योंकि मैंने बताया कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। इसी को देवनागरी लिपि में लिख देगा, हैवियस कार्पस मैंडेमस या मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरेरी, कोवारंटो। तो इसमें भी याद रखिएगा और ये तो याद ही रखिएगा। अब हम एक एक बताते हैं कि कब जारी किया जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ होता है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना। मतलब कोई भी, चाहे वो प्राइवेट व्यक्ति हो या सरकारी संस्था हो या सरकारी लोक सेवक हो, जो भी, अगर उसने किसी व्यक्ति को बंदी बनाया है, बंदी बनाने का मतलब सिर्फ जेल नहीं, अगर उस बंदी बनाने का मतलब कि एक निश्चित सीमा से बाहर निकलने के से उसको रोक दिया गया है, प्रतिबंधित कर दिया गया है, तो वो बंदी बनाना हो जाएगा। तो अगर किसी व्यक्ति को अ, बंदी बनाया गया है तो उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए जो आदेश न्यायालय, उच्चतम न्यायालय द्वारा इस अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जारी किया जाता है, उसे जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट कहा जाता है। यहाँ पर मैंने पहले भी स्पष्ट कर दिया, एक बार और स्पष्ट कर दें कि यह रिट सरकारी और प्राइवेट, निजी दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। ठीक है, अगर घर में ही मैं किसी अन्य व्यक्ति को बंदी बना के रखा हूं, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के किसी भी शुभचिंतक द्वारा अगर एक रिट फाइल कर दी जाती है, तो न्यायालय ये रिट हम एक मतलब याचिका दाखिल कर दी जाती है, तो न्यायालय ये आदेश हमें दे सकता है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को हमारे समक्ष प्रस्तुत करो और उसके बाद उसका स्पष्टीकरण दो कि किस कारण से, किस आधार पे आपने उसे बंदी बनाया है। दूसरा है परमादेश, मैंडेमस। परमादेश का अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं। ठीक है, न्यायालय इसमें आदेश देता है किसी भी लोक सेवक को, किसी जो भी सरकार से संबंधित व्यक्ति है, सरकार के कार्य में लगा हुआ व्यक्ति है, उसको आदेश दिया जाता है कि यह कार्य जो उसका कर्तव्य है, अपने कर्तव्यों से संबंधित कोई कार्य वो करे, या जिस कार्य को उसको मना किया गया है वह कार्य न करे। ठीक है, जो भी चीज कानूनी रूप से लिखा गया है, अगर कोई लोक सेवक है, उसका कुछ कर्तव्य है और वह वो कार्य नहीं करता है, तो उसके विरुद्ध जो आदेश जारी सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाता है कि यह कार्य आप कीजिए, ठीक है, तो ये परमादेश में आ जाएगा। या अगर उस सरकारी जो कार्य है, कर्तव्य है उसका, उस कर्तव्य से इतर कोई कार्य करता है, वो जो उसके कर्तव्यों से अलग है या उसके कर्तव्यों के खिलाफ है, अगर वो करता है और तो उसके खिलाफ अगर शिकायत जाती है, तो वहां वो आदेश जारी करेगा कि यह कार्य मत कीजिए। ये दोनों चीजें, कार्य करने के लिए या कार्य न करने के लिए परमादेश रिट जारी किया जाता है। यहाँ पर मैंने आपको चर्चा किया कि लोक सेवक के विरुद्ध ही जारी किया जाता है, यानी सरकारी, ये निजी व्यक्तियों के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है। निजी व्यक्ति, निजी संस्था के विरुद्ध परमादेश रिट जारी
नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अन्य तरीके से उनको बाध्य किया जाता है। मान लीजिए प्राइवेट व्यक्ति है, कोई ऐसा कार्य कर रहा है जो किसी अन्य कानून के उल्लंघन में, तो वो दूसरे तरीके से वहां मूल अधिकार का हनन नहीं होता। ठीक है, या दूसरे कानून के तहत जो है उसको जो भी न्यायालय द्वारा आदेश दिया जाए, लेकिन उसको परमादेश रिट नहीं, परमादेश रिट जो जारी किया जाता है इसमें किसी लोक सेवक को ही कोई कार्य करने या जिस कार्य की मनाही की गई है उस कार्य को न करने की के लिए यह आदेश जारी किया जाता है। इसके बाद दो रिट जो है, प्रतिषेध रिट और उत्प्रेषण रिट, प्रोहिबिशन और सर्टियोरेरी, ये दोनों रिट याद रखिएगा कि अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी किए जाते हैं। ये दोनों रिट, एक क्वेश्चन सीधे बन सकता है क्या कि निम्न में से कौन सा रिट, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन सा रिट उच्चतम न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी करता है? 1 2 3 4, ये नीचे वाला दे दिया है क्योंकि ये दोनों जो है अधीनस्थ न्यायालय को, लेकिन इसमें से एक ऑप्शन ये वाला दे देता है, बाकी 1 2 3 ये दे देता है। तो यहाँ पर प्रतिषेध अगर उस ऑप्शन में है तो प्रतिषेध वाला जो है अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध जारी किया जाता है। अगर उस ऑप्शन में उत्प्रेषण है तो ये जो है जारी किया जा सकता है। या अगर ऑप्शन इस तरीके से है, निम्न में से कौन सा रिट उच्चतम न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी किया जाता है? ऑप्शन ए प्रतिषेध रिट, ऑप्शन बी उत्प्रेषण, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो दोनों जारी किया जाता है अधीनस्थ न्यायालय में। इनमें अब अंतर क्या है? प्रतिषेध रिट, ये ध्यान दीजिएगा, प्रोहिबिशन रिट, प्रतिषेध रिट जो जारी किया जाता है वो कार्यवाही अभी चल रही है अधीनस्थ न्यायालय में, उसी दौरान बीच में ही अगर शिकायत पहुंचती है कि ये जो है न्यायालय प्रक्रिया के या जो भी न्याय के सिद्धांत हैं उनके अनुसार कार्यवाही नहीं चल रही है, अगर ऐसा संतुष्ट कर दिया जाता है उच्चतम न्यायालय को, तो उच्चतम न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को कहेगा कि कार्यवाही रोक दीजिए, और ये जो है या तो वो आदेश देगा कि फिर से नए सिरे से हमारे इस निर्देश के अनुरूप आप कार्यवाही कीजिए, या कई बार क्या करता है कि उस मामले को अपने पास मंगा लेता है तब न्यायालय, या उससे उच्च न्यायालय के पास ट्रांसफर करा देता है। ठीक है, तो ये प्रतिषेध रिट कार्यवाही के बीच में ही जारी की जाती है, कार्यवाही को रोककर, और जो है जो लीगल जो तरीका है जो न्याय के सिद्धांतों के अनुकूल है उसके अनुसार कार्यवाही करने के लिए आदेश जारी किया जाता है। और दूसरा जो है उत्प्रेषण रिट जो है, ये कार्यवाही समाप्त होने के बाद जारी किया जाता है। पूरी कार्यवाही हो गई, निर्णय दे दिया गया, और शिकायत पहुंचती है कि भाई यहाँ पर जो है न्याय के जो सिद्धांत हैं या न्यायालयी प्रक्रिया जो भी अपनाई गई है वो उचित नहीं है। जो जैसे मान लीजिए कोई निर्णय दे दिया गया और दूसरे व्यक्ति को जो है जो दूसरा पक्ष है, जो पीड़ित पक्ष है, उसको सुनवाई का अवसर ही नहीं दिया गया था, एक तरफा निर्णय दे दिया गया, उसको न तो समन भेजा गया न कोई। तो यहाँ पर न्याय का सबसे बड़ा सिद्धांत यह है कि दूसरे पक्ष को भी सुनो, यानी सुनवाई का अवसर देना, ये जो है न्याय का, ये नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है कि दूसरे पक्ष को भी सुने बिना निर्णय नहीं देना। हाँ, ये अलग बात है कि दूसरे पक्ष को सुनने का अवसर दिया जाता है, बार बार जो है रिमाइंड कराया जाता है, उसके बाद भी जो है वो उपस्थित नहीं होता है न्यायालय में अपनी बात रखने के लिए, तो उसके बाद जो है एक पर्याप्त अवसर देने के बाद न्यायालय जो है एक तरफा निर्णय दे देता है, तो उसमें उसका कोई दोष नहीं है, क्योंकि यहाँ ये नहीं है कि दूसरे पक्ष को सुने बिना निर्णय ही नहीं दिया जाएगा। बात यह है कि दूसरे पक्ष को सुनने का अवसर देने की बात है, अवसर उसको दिया जाएगा, उस अवसर का वो उपभोग नहीं करता है तब न्यायालय निर्णय देने के लिए उसको आजादी है, वो न्यायालय दे सकता है, एक तरफा डिसीजन दे सकता है। तो मान लीजिए कि कार्रवाई हो गई, निर्णय दे दिया गया, और उसके बाद शिकायत पहुंची कि दूसरे पक्ष को सुना ही नहीं गया, तो न्यायालय देखेगा, तो कार्यवाही समाप्त होने के बाद उस अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध जो है जो रिट जारी करेगा उसे कहा जाता है उत्प्रेषण रिट या सर्टियोरेरी रिट। अधिकार परीक्षा रिट द्वारा जो है किसी लोक पद को धारण करने वाले व्यक्ति को, कोई भी लोक पद है, सरकारी पद है, उसको धारण करने वाले किसी व्यक्ति से यह पूछा जाता है कि आपने किस प्राधिकार के तहत, किस अथॉरिटी के तहत यह पद धारण किया है। अगर मान लीजिए कहीं कोई ऐसा
संदेह होता है या स्पष्ट ही है कि किसी पद पे बैठा हुआ व्यक्ति उस पद पर तो बैठा है लेकिन उसको अधिकार ही नहीं है वहां बैठने का, इस तरीके की परिस्थितियां आती हैं। तो ऐसी स्थिति में उसके खिलाफ अगर शिकायत की जाती है तो उस स्थिति में जो है न्यायालय उस व्यक्ति के विरुद्ध ये अधिकार परीक्षा या को वारंटो रिट जारी करता है। इसके द्वारा वह पूछता है कि आप आकर स्पष्ट कीजिए कि किस अथॉरिटी के तहत, किस प्राधिकार के तहत आपने यह पद धारण किया है। अगर वो स्पष्ट कर देता है, वो जो भी अथॉरिटी को स्पष्ट कर देता है कि हाँ इस अधिकार के तहत हम ऑथराइज हैं ये पद धारण करने के लिए, ठीक है कंटिन्यू कीजिए। लेकिन अगर वह जो है स्पष्ट नहीं कर पाता है, स्पष्टीकरण नहीं दे पाता है, तो उसे जो है पद छोड़ना होगा। ठीक है, तो ये 5 प्रकार की रीटें, ज्यादातर इतना हम स्पष्टीकरण जो दिए हैं थोड़ा सा समझाने के लिए जरूर दे दिए हैं, लेकिन ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछेगा क्वेश्चन इतने तक ही पूछता है। ये 5 प्रकार की रीटें याद कर लीजिए, इसका जो लैटिन वर्जन है वो याद कर लीजिए, और एक दो चीजें मैंने जो स्पष्ट किया, अगर उससे कोई क्वेश्चन बनता है, अगर मान लीजिए कि ऐसे ही पूछ देता है जो मैंने शुरू में ही बताया कि अगर किसी व्यक्ति को निम्न में से कौन सा रिट बंदी बनाए गए व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए जारी किया जाता है, तो यहाँ अगर बंदी प्रत्यक्षीकरण लिख दिया तो ये तो कोई भी ट्रिक लगा लेगा सामान्य रूप से। छोटा भी बच्चा अगर थोड़ा अपना जो है तार्किक बुद्धि का इस्तेमाल करेगा तो वो बंदी प्रत्यक्षीकरण इसमें 5 में देखेगा तो यही उसको लगेगा, वो गेस करके भी ये लगा सकता है। लेकिन अगर उसमें 4 ऑप्शन लैटिन भाषा वाला जो वर्जन है उसी को देवनागरी लिपि में लिख देता है, हैबियस कार्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, को वारंटो 4 लिख देता है, तो यहाँ पर जो है दिक्कत हो सकती है। ठीक है, इसी तरीके से किसी अनुच्छेद को अधीनस्थ न्यायालय वाला जैसे मैंने दिया, या निम्न में से एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा रिट केवल लोक सेवक के विरुद्ध ही जारी किया जा सकता है, किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता। तो मान लीजिए देता है कि 4 ऑप्शन देता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, दोनों, कोई नहीं। तो यहाँ पर ये याद रखिएगा जो परमादेश रिट है ये केवल लोक सेवक के विरुद्ध ही जारी किया जाता है, ये दोनों के विरुद्ध जारी किया जाता है, ये दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध, और ये लोकपद स्पष्ट कर दिया गया लोक पद को धारण करने वाले, यानी ये भी जो है लोक सेवक के विरुद्ध ही जारी किया जाता है। तो ऐसा ऑप्शन देगा जिसमें एक ऑप्शन सही हो, वहां कोई कैंडिडेट के साथ ऐसी कोई स्थिति न आने पाए जिससे उसको कंफ्यूजन हो। ठीक है, तो ये याद अखिलेश सर आपने अच्छा। बढ़िया चीज बताई, हमको भी थोड़ा नॉलेज बढ़िया हो गया। हम लोग जैसे जी सर। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो कई बार जी हमने देखा कि हमारे किसी एक्शन से या किसी चीज से अगर कोई पब्लिक का पर्सन नाराज होता है तो जनरली जी वो जी हाई कोर्ट में पहुंचता है, और वो जो ये जी मैंडमस वाला है ना, यस सर, यस सर, परमादेश, जी परमादेश, ये हम लोगों के पास जो नोटिस, मैं मैंडमस तो जानता था, इसका हिंदी वर्जन नहीं जानता था, तो अच्छा अभी अच्छा, ये ये क्लियर हुआ। परमादेश है। हाँ, जी सर। परमादेश हाँ मतलब ये परम आदेश हो गया। एक आदेश तो हम लोगों जी ने जो ऑफिशियल कैपेसिटी में दिया वो एक जी ऑर्डर हुआ, आदेश हुआ। उस आदेश से जी कोई जनरल पब्लिक को लगा कि नहीं ये आदेश ठीक नहीं है, उनको ठीक नहीं लगता, तो हाई कोर्ट में जब जी जाते हैं तो हाई कोर्ट का जो सम्मन हमारे पास आता है उसमें मैंडमस लिखा रहता है, जी, इसका मतलब वो परमादेश है, वो मैंडेमस है, हाई कोर्ट का आदेश है। और परमादेश है सर। हाँ हम लोग हाई कोर्ट में फिर पहुंच के अपनी बात रखते हैं, हाई कोर्ट जैसा जी डिसाइड करता है वैसा फिर आगे काम होता है, तो परमादेश हो गया, परमादेश। जी हाँ, जी। तो थैंक यू, ज्यादातर ये लोग जो रीट है से तो मुझे, हाँ हाँ। हम्म। ज्यादातर लोग सर जो है ये हाई कोर्ट को ही प्रीफर करते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट चूंकि आर्टिकल 226 के अंतर्गत वही अधिकार जो हाँ सुप्रीम कोर्ट को मिला हुआ है सेम जो है हाई कोर्ट को मिला हुआ है, और हाई कोर्ट में किसी भी व्यक्ति के लिए जाना सुविधाजनक होता है, क्योंकि एक तो वो उनके स्टेट में होता है, और हाई कोर्ट हाँ अगर आर्थिक दृष्टि से भी देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट की अपेक्षा थोड़ा सा जो है सस्ता पड़ता है, तो इस कारण से जो है मतलब फीस वगैरह वो सब चीजें कम रहती हैं, तो इस कारण ज्यादातर लोग हाई कोर्ट को ही प्रेफर करते हैं। अच्छा, हाँ, तो वही हुआ मतलब, हाँ। हम्म। सुप्रीम कोर्ट जी। ने ये भी एक दो बार अपने निर्णयों में वो कहा है कि हाई कोर्ट में भी जो है योग्य न्यायाधीश होते हैं, तो नागरिकों को प्रयास ये करना चाहिए कि अपने मामले जो है भरसक
हाई कोर्ट में पहले ले जाएं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में चूंकि पूरे देश से मामले आते हैं और वहां पर इतनी ज्यादा संख्या हो जाती है कि उनके लिए निपटारा करना जो है थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो सीधे सुप्रीम कोर्ट आने के बजाय प्रीफर करें कि हाई कोर्ट में जाएं और हाई कोर्ट के बाद ही आए। मतलब जाए तो उनको बहुत मनाही नहीं की जा सकती है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से लोगों को वो किया है कि हाई कोर्ट में एडवाइजरी ही है, जाए। एडवाइजरी है। हाँ, एडवाइजरी है, लोगों को भी लगता है, ये सुविधाजनक लगता भी है, इसलिए वो जाते। तो ये 5 प्रकार ठीक है। की रिटें जो है सुप्रीम कोर्ट भी जारी कर सकता है, और जैसा कि मैंने अभी चर्चा के दौरान बताया कि हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है। और जब हाई कोर्ट पढ़ाएंगे तो वहां पर एक हल्की सी चर्चा इसकी फिर से कर देंगे आर्टिकल 226 की। वैसे सामान्य रूप से याद रखिए। इसके बाद आर्टिकल 33 आता है। चूंकि आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक पार्ट 3 है, मूल अधिकारों का भाग है। तो 33 में भी कुछ बातें बताई गई हैं, हालांकि कोई अधिकार नहीं बताया गया है। 33 में ये कहा गया है कि कुछ वर्गों के व्यक्तियों के मूल अधिकार, कुछ मूल अधिकारों पे, सारे मूल अधिकारों पे नहीं, कुछ मूल अधिकारों पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जैसे सेना से संबंधित व्यक्ति, पुलिस से संबंधित व्यक्ति, या इंटेलिजेंस ब्यूरो से संबंधित व्यक्ति, या इंटेलिजेंस ब्यूरो की सहायता में लगे दूर संचार प्रणाली से संबंधित कोई व्यक्ति। इन लोगों के कुछ मूल अधिकारों पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इन लोगों के कर्तव्यों को देखते हुए कई ऐसे मूल अधिकार हैं जहां जो इनको जो है देने में फिर उस संस्था या जिस पद जिन कर्तव्यों को वो कर रहे हैं, वो कर्तव्य जो है बाधित हो सकते हैं, उनमें दिक्कत आ सकती है। जैसे मान लीजिए कि संघ एवं संगठन बनाने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19(1)(c) में दिया गया है, संघ एवं संगठन बनाने की स्वतंत्रता। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग जो है अगर संघ और संगठन बना के और धरना प्रदर्शन करने लगे, फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो मूल उद्देश्य है वही समाप्त हो जाएगा। दूसरी चीज, सेना अगर इस तरीके से हड़ताल करने लगे या धरना प्रदर्शन करने लगे सेना के व्यक्ति, तो ये जो है कई अगर उनके कर्तव्यों जो उनका कर्तव्य है वो चीज जो है प्रभावित होगा, तो ऐसे लोगों के जो है कुछ मूल अधिकारों पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। कई बार तो आप देखते हैं कि जो धार्मिक स्वतंत्रता वाली बात है उसमें भी जो है कुछ अधिकारों पे प्रतिबंध लगा दिया जाता है इनसे संबंधित व्यक्ति। जो मैंने उदाहरण दिया, जो आर्टिकल 33 में दिया गया है, इनका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। जैसे सेना से संबंधित व्यक्ति, पुलिस से संबंधित व्यक्ति, इंटेलिजेंस ब्यूरो से संबंधित लोग, और इंटेलिजेंस ब्यूरो की सहायता में लगे दूर संचार प्रणाली से संबंधित लोगों के कुछ मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आर्टिकल 34 में दिया गया है कि जब देश में मार्शल लॉ लागू हो या सेना विधि लागू हो, हालांकि सेना विधि का कहीं और उल्लेख इसमें है नहीं पूरे संविधान में, लेकिन यहाँ पर एक मार्शल लॉ या सेना विधि की बात की गई है, जिसमें सेना के हाथों में टोटल शासन आ जाता है। तो जब सेना विधि लागू हो तो उस स्थिति में नागरिकों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यहाँ पर इतना ही लिखा गया है। अब क्या क्या ऐसा कोई एग्जाम्पल भी नहीं है, ऐसी कोई स्वतंत्रता के बाद इस तरीके की कोई स्थिति आने नहीं पाई है, तो इस तरीके का कहीं कोई उल्लेख है नहीं। लेकिन याद रखेगा 34 में मार्शल लॉ या सेना विधि का उल्लेख है, और वो उल्लेख ये है कि जब सेना विधि लागू होगी या मार्शल लॉ लागू होगा, ऐसी स्थिति में नागरिकों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यहाँ पर यह ध्यान दीजिएगा कि यहाँ कहीं भी इसका संबंध इमरजेंसी से नहीं है। जो आपात काल लगाया जाता है, इमरजेंसी जो भारत में लगी थी, जब भी विशेष रूप से युद्ध के कारण 2 बार लगी है, और एक बार जो है आंतरिक व्यवस्था के आधार पे जो है आंतरिक अशांति के आधार पे 1975 ईस्वी में इमरजेंसी लगी। तो जब इमरजेंसी वाला प्रोविजन हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर इसकी डिटेल चर्चा करेंगे कि इमरजेंसी किन किन परिस्थितियों में लगाई जा सकती है। लेकिन यहाँ पर बस इतना बता दें कि मार्शल लॉ और इमरजेंसी एकदम अलग है। मूल अधिकारों पे जो प्रतिबंध है वहां सीमित है कि किन किन मूल अधिकारों पर ही जो है प्रतिबंध किस तरीके से
और एक दो अनुच्छेद 20 और 21 को तो एकदम स्पष्ट संशोधन करके कह दिया गया कि कोई भी मूल अधिकार लगा हो, अनुच्छेद 20 और 21 में दिए गए मूल अधिकारों को नहीं छीना जा सकता। बाकी मूल अधिकारों को छीना जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है। वहाँ डिटेल जब चर्चा करेंगे तो वहाँ उसकी चर्चा हो जाएगी। तो ये अनुच्छेद 34 में हो गया। और अनुच्छेद 35 में कहा गया है कि इस भाग 3 में जिन जिन अधिकारों को, जिन जिन मूल अधिकारों को दंडनीय घोषित, जिन जिन मूल अधिकारों का उल्लंघन, सॉरी, जिस दिन मूल अधिकारों का उल्लंघन दंडनीय घोषित किया गया है, उसके लिए दंड या सजा विहित करने का अधिकार जो है संसद को है, ये कहा गया है। तो आपको मैंने बताया कि अनुच्छेद 17 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और किसी भी रूप में अस्पृश्यता को लागू करना दंडनीय अपराध होगा। ये उसकी टोटल लैंग्वेज है अनुच्छेद 17 में। स्पष्ट रूप से लिखा है कि दंडनीय अपराध है, तो उसे दंडनीय घोषित कर दिया गया है। तो आर्टिकल 35 में यह बताया गया है कि उसको, उसके लिए दंड विहित करने का, क्या सजा दी जाएगी, ये विहित करने का अधिकार संसद को है। और एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 23, ये दोनों याद रखिएगा। ये दो ही अनुच्छेद हैं जिन्हें दंडनीय अपराध घोषित किया गया। अनुच्छेद 23 में क्या है कि आप जबरदस्ती श्रम नहीं करा सकते, मानव दुर्व्यापार नहीं कर सकते और बेगार नहीं करा सकते। अगर ऐसा कराते हैं तो इसके लिए जो है, इसको जो है दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। और अनुच्छेद 35 के अंतर्गत संसद इनको जो है, जो भी इसके लिए सजा उसको उचित लगे वो सजा देने के लिए कानून बना सकती है। तो ये आर्टिकल 12 से लेके 35 तक हो गया मूल अधिकार। ठीक है, याद रखिएगा। भाग 3 में है मूल अधिकार, कहाँ है, भाग 3 में है। कभी कभी पूछता है कि किस देश के संविधान से लिया गया है। साधारण सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा जा चुका है। तो अमेरिका से के संविधान से लिया गया है। अमेरिका मतलब यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहां से लिया गया, वहां के संविधान से लिया गया है। और अनुच्छेद अगर पूछ दे तो ये याद रखिएगा, अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक है, जिसमें मूल अधिकारों का वर्णन जहां तक बात है तो वो 14 से शुरू होता है और 32 तक है। बाकी कुछ इस भाग के बारे में बताएंगे। तो ये भाग 3 इस तरीके से मूल अधिकार वाला चैप्टर खत्म होता है। इसके बाद अगला जो भाग है, भाग 4। भाग 4 नीति निदेशक सिद्धांत। नीति निदेशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। डायरेक्टिव प्रिंसिपल, नीति निर्देशक सिद्धांत या डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ये भाग 4 में है। अब यहाँ पर उल्लेख कर दें, समय भी थोड़ा कम ही है। पहले तो उल्लेख करते हैं कि भाग 3 और भाग 4 में अंतर क्या है। भाग 3 में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि भाग 3 में जो भी अधिकार आपको दिए गए हैं या जो भी बातें बताई गई हैं, उनका उल्लंघन अगर किया जाता है तो उसको लागू कराने के लिए आप न्यायालय में याचिका दाखिल कर सकते हैं और न्यायालय उसको लागू कराएगा। अगर वो आपका अधिकार है और उस अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो न्यायालय उसको लागू कराएगा, न्यायालय के द्वारा लागू कराया जा सकता है। भाग 4 में क्या है, जितनी बातें भाग 4 में दी गई हैं इनको न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। सरकार का कर्तव्य है, जितनी ये चीजें इसमें बताई गई हैं, सरकार का कर्तव्य है कि वो कार्य करे, लेकिन अगर वो नहीं करती है तो आप न्यायालय में जाकर ये नहीं कह सकते कि भाग 4 में ये बात बताई गई है और सरकार इसको जो है यह चीज हमारे लिए अवेलेबल नहीं करा रही है, हमारे लिए उपलब्ध नहीं करा रही है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि नीति निदेशक सिद्धांत न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, न्यायालयों द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते।
और ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। भाग 3 यानी मूल अधिकार लिया गया यूएसए के संविधान से, और नीति निर्देशक जो है सिद्धांत जो है आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ देता है। आयरलैंड के संविधान से ये नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं और इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। तो वो चीज इसमें आर्टिकल 37 में ये चीज कही भी गई है, अभी हम बता रहे हैं। पहले आर्टिकल ये है आपका आर्टिकल 36 से लेकर अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक सिद्धांत जो है आर्टिकल 36 से 51 तक है। ठीक है, तो 36 में क्या कहा गया है? 36 में ये कहा गया है कि इस भाग में राज्य शब्द की वही परिभाषा होगी जो भाग 3 में थी। यानी जहां जहां इस भाग में आप राज्य शब्द पढ़ेंगे, पार्ट 4 में जहां जहां राज्य शब्द पढ़ेंगे उस राज्य का अर्थ वही लगाया जाएगा जो भाग 3 में है। अब भाग 3 में जरा लौटिए, तो भाग 3 में अनुच्छेद 12 में बताया गया है कि राज्य शब्द का क्या अर्थ होगा। सॉरी, तो राज्य शब्द का वहां क्या अर्थ बताया गया है कि राज्य शब्द को जो है 4 उसका अर्थ बताया गया है। पहला कि संसद, सॉरी, केंद्र सरकार और वहां की संसद। ठीक है, इन दोनों के को राज्य माना गया है। और दूसरा है राज्य सरकार और वहां का विधानमंडल। विधानमंडल शब्द इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि कुछ राज्यों में जो है विधानसभा। हेलो सर, टाइम बहुत कम है, हाँ। इसको नेक्स्ट क्लास में ज्वाइनिंग करिएगा सर ये वाला। अरे मैं रिवाइज जरूर करूंगा भाई, ऐसा रिवाइज थोड़े कि करिए। यहीं से वो कर रहे हैं। हाँ रिवाइज कर देंगे, पार्ट 4 फिर से शुरू समय करेंगे। बहुत कम है क्योंकि इसमें। हाँ, समझ रहे हैं, बात हाँ, तो समझ रहे एक हैं मिनट अभी तो सुनते रहिए मनु। हाँ, सुनते जैसे रहिए, हम फिनिश फिर होगा से फिर भाग अगली बार रिपीट होगा। पार्ट 4 हम एकदम शुरू से फिर से शुरू करेंगे। ठीक है, किसी को कुछ तो जी पूछना सर। हो तो पूछ सकता है। पूछ लीजिए कोई चीज अगर। किसी को कुछ पूछना है क्या? अलग राज्य बना सकता है कोई हाँ, पर्सन या कोई कंपनी या कोई वो चीज, कोई अपना राज्य बना सकता है? जैसे राज्य का कंपनी अपना definition 37 में नहीं नहीं, कंपनी अपना राज्य कैसे बना सकती है? कंपनी अपना राज्य नहीं बना सकती, राज्य थोड़े ही बना देगी कंपनी। वो तो टोटल जो है वो सॉवरेंटी प्राप्त है, इसको जो है वो पूर्णाधिकार प्राप्त है सरकार को, केंद्र सरकार को इसमें से। कंपनी कैसे कोई राज्य जी बना सर। सकती है? वो जमीन खरीद सकती है, उस वहाँ पूरा जो है उसमें भी बहुत सारे रूल रेगुलेशन है, वो सब कर सकती जी है। सर। उसको स्टेट जो वो लिखते हैं कि ये स्टेट या ये स्टेट, वो उनकी संपत्ति का द्योतक होता है कि उतनी उनकी संपत्ति है, वो उतनी जमीन है, चाहे जो भी चीज है वो कर सकते हैं वो। जी लेकिन उसको जो है अलग राज्य थोड़े का, अलग राज्य का मतलब हो गया कि वो जो है एकदम अलग से अपना उनका विधानसभा होगी, अलग से उनका कानून बनेगा और ये सारी चीजें नहीं। ऐसा राज्य बनाने का अधिकार किसी कंपनी को थोड़े है। ठीक है, जी वो सर, सिर्फ थैंक यू संसद, सर। नए राज्य का गठन, और तो शुरू में ही आर्टिकल 3 में मैंने आपको बता दिया है, आर्टिकल 3 में ही बताया कि नए राज्य के गठन करने का अधिकार जैसे केवल केवल और केवल संसद को है। उस चीज को जरा याद कीजिएगा, हालांकि वो जी जी ज्यादा सर। दिन पहले जो क्लास लिया था उसमें